हेलो बच्चों, कैसे हो सब? तो आज की हमारी वीडियो ये लास्ट वीडियो होगी जो कि फेडरलिज्म पर है, ठीक है? और इस वीडियो में हम पूरा का पूरा जो बचे हुए टॉपिक हैं, जैसे कि जो बचे हुए टॉपिक हैं वो कौन-कौन से हैं हमारे? सेंटर स्टेट रिलेशन है, उसके बाद है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, ठीक? तो इन दोनों टॉपिक्स को हम आज इसी वीडियो में समझ लेंगे। बस 2 टॉपिक समझाने हैं मुझे, उसके बाद ये पूरा का पूरा चैप्टर खत्म हो जाएगा आपका, है ना? तो स्टार्ट करते हैं हम सेंटर स्टेट रिलेशन से। तो चलो, क्या है सेंटर स्टेट रिलेशन? जैसे आप इसके नाम को पढ़ रहे हो सेंटर और स्टेट के रिलेशन। तो आपने इससे पहले 3 लिस्ट को पढ़ा है ना? एक है यूनियन लिस्ट, दूसरा है स्टेट लिस्ट और तीसरा है कॉन्करेंट लिस्ट, है ना? तो इन तीनों लिस्ट को आपने जब पढ़ा तो इन तीनों लिस्ट को पढ़ के आपको ये समझ में आया कि यूनियन लिस्ट पे, ठीक है, डिसीजन कौन लेता है? सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट लिस्ट पर स्टेट गवर्नमेंट और कॉन्करेंट पर सेंटर स्टेट दोनों मिलकर के डिसीजन लेते हैं, ठीक? तो ये भी एक तरीका है जिस तरह से सेंटर और स्टेट के रिलेशन को ज़्यादा पावरफुल बनाया जा सकता है। लेकिन इस पैराग्राफ में ये दिया गया है कि सेंटर स्टेट रिलेशनशिप यहाँ इस बात पर डिपेंड करती है कि कितना ज़्यादा सेंटर और स्टेट के रिलेशन को हम लोग रीस्ट्रक्चर करते हैं। है ना? कि जितना ज़्यादा सेंटर और स्टेट के रिलेशन को हम लोग डिटेल से रिस्ट्रक्चर करेंगे, उतना ही ज़्यादा सेंटर और स्टेट के बीच के विवादों को यानी कि कॉन्फ्लिक्ट्स को उनको सुलझाने का मौका मिलेगा। मेरी बात ध्यान से सुनो, ठीक है? अपनी बुक देखो, इस डिस्प्ले को देखो और मेरी बातों को समझो। तो सबसे अच्छा तरीका है सेंटर और स्टेट के रिलेशन को बेहतर करने का कि आपको पावर को रिस्ट्रक्चर करना पड़ेगा। ताकि जब-जब स्टेट को ऐसा लगेगा कि उसे सेंट्रल गवर्नमेंट से और भी ज़्यादा पावर की ज़रूरत है, तो उसे पावर दी जानी चाहिए और जब-जब सेंट्रल गवर्नमेंट को ऐसा लगेगा कि इस स्टेट से उसकी पावर और थोड़ी-सी कम कर देनी चाहिए, तो स्टेट गवर्नमेंट उसके पावर को थोड़ा-सा और छीन कर कम करेगा, है ना? तो ये जैसी उसकी ज़रूरत होगी, वैसे फंक्शन करना पड़ेगा वहाँ पे। आई होप आपको ये वाला पॉइंट क्लियर होगा, ठीक है? चलो, आगे बढ़ते हैं अब। हाउ द कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट का मतलब होता है कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा होना, कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन होना इस बात का कि सेंटर और स्टेट के पास कौन-कौन सी पावर रहेगी। लेकिन बात यहाँ पर ये है कि कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट में फॉर पावर शेयरिंग, ठीक है? पावर शेयरिंग के लिए वो इस बात पर वर्क करता है कि अगर कोई रूलिंग पार्टी है, तो उसके लीडर्स को भी इन अरेंजमेंट्स को फॉलो करना पड़ेगा। जैसे कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है ना, कॉन्स्टिट्यूशन में लिख दिया गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट गवर्नमेंट को कुछ पावर देगी जिसे स्टेट लिस्ट बोला जाएगा। लेकिन क्या होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट की कुछ रूलिंग पार्टी के लीडर्स होते हैं, वो ये बोल रहे हैं कि स्टेट गवर्नमेंट को हम ये वाली पावर नहीं देंगे। इस पावर का स्टेट गवर्नमेंट गलत यूज़ करेगी। क्योंकि सेंट्रल गवर्नमेंट चाहती है कि सारे स्टेट में 28 स्टेट्स में उन्हीं की गवर्नमेंट रहे जो गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट में काम कर रही है। तो इस तरह से दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे। ज़ाहिर-सी बात है, जब दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट्स होंगे तो इस बात पर सबसे ज़्यादा जोर देना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कॉन्स्टिट्यूशन में कॉन्स्टिट्यूशन में इस बात की अरेंजमेंट की गई है कि पावर शेयर करना है और सबसे पहले उनके लीडर्स को उन अरेंजमेंट्स को फॉलो करने के लिए एग्री करना है। तो ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। फॉर अ लॉन्ग टाइम आगे बढ़ते हैं बच्चों। फॉर अ लॉन्ग टाइम द सेम पार्टी रूल्ड बोथ एट सेंटर एंड इन मोस्ट ऑफ द स्टेट, यानी कि बहुत लंबे समय तक ऐसा रहा है। आप सबको उस पार्टी का नाम पता है, कांग्रेस, है ना? यानी कि कांग्रेस बहुत लंबे समय तक स्टेट गवर्नमेंट में भी काम की है और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी काम की है। और मोस्ट ऑफ द स्टेट में उन्हीं की गवर्नमेंट का फॉर्मेशन होता था, है ना? दिस मीन इसका मतलब ये है कि स्टेट गवर्नमेंट डिड नॉट एक्सरसाइज दीज राइट्स एट ऑटोनॉमस फेडरल यूनिट। इसका मतलब ये है कि ज़्यादा समय तक जो स्टेट गवर्नमेंट है, वो अपनी पावर को बिना सेंट्रल गवर्नमेंट के, ठीक है, परमिशन के एन्जॉय नहीं कर सकते थे, ठीक? तो ओवरऑल आपको ये पूरा सिनेरियो समझ में आ रहा होगा कि अगर हमें सेंटर और स्टेट के रिलेशन को बनाए रखना है, तो सबसे पहले हमें कुछ कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट करने होंगे और उन अरेंजमेंट्स के लिए हमें रूलिंग पार्टी के लीडर्स को
रूलिंग पार्टी के कुछ लीडर्स को इस बात के लिए एग्री करना होगा कि वो कॉन्स्टिट्यूशनल अरेंजमेंट को फॉलो करें। साथ ही साथ इस बात का ध्यान रखना होगा कि अगर सेंटर में गवर्नमेंट है जिस भी पॉलिटिकल पार्टी की, स्टेट में भी अगर उसी पॉलिटिकल पार्टी की गवर्नमेंट है, तो भी सेंटर गवर्नमेंट, ठीक है, स्टेट को ये फ्रीडम देगी कि वो अपने अकॉर्डिंग रूल्स बना सकते हैं ताकि वहाँ का इथनिक कॉम्पोजिशन काफ़ी बेहतर तरीके से काम करे। ठीक? तो आई होप आपको ये पूरा कंडीशन समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं। एज़ एंड व्हेन द रूलिंग पार्टी एट द स्टेट लेवल वाज़ डिफरेंट, इन केस कभी ऐसा होता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट में अलग पार्टी होती है, स्टेट गवर्नमेंट में अलग पार्टी होती है। जैसे कि एग्ज़ाम्पल के तौर पे अभी सेंट्रल में, ठीक है, एनडीए की गवर्नमेंट है, यानी कि हम इसे जानते हैं बीजेपी से, है ना? और बंगाल में गवर्नमेंट है टीएमसी की, तृणमूल कांग्रेस, जिसकी लीडर हैं आपकी ममता बनर्जी, ठीक है? तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट कभी भी बंगाल यानी कि स्टेट गवर्नमेंट पे दबाव नहीं बनाएगा, उसके पावर को कम नहीं करेगा। जो भी अरेंजमेंट्स किए गए हैं कॉन्स्टिट्यूशन के थ्रू, ठीक है, उसको स्टेट गवर्नमेंट फॉलो करेगा एज़ इट इज़ जैसे उसमें लिखा हुआ है। ठीक है? चलो आगे देखते हैं। The parties that rule at the center tried to undermine the power of the state. In those days, the central government would often misuse the constitution to dismiss the state government that were controlled by rival party. ठीक, अब ये जो एक पैराग्राफ है ना बच्चों, एनसीईआरटी की किताबें ना बहुत जबरदस्त होती हैं। इस एक पैराग्राफ में ना पूरा सिनेरियो समझाया गया है। ठीक है? आप अभी क्लास 10th में इसे बस इतना समझते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट पे दबाव बनाती है। लेकिन मैं जब इस लाइन को पढ़ रहा हूँ, तो मेरे दिमाग में पूरा सिनेरियो आ रहा है कि कई बार क्या होता है ना, 1 मिनट मुझे ये क्लियर कर लेने दो, समझाता हूँ, बड़े मज़ेदार पॉइंट है। कई बार क्या होता है ना कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट होती है, ठीक है? वो स्टेट गवर्नमेंट पे अपना कंट्रोल एस्टेब्लिश करने के लिए, ठीक है? वहाँ पर ज़बरदस्ती इमरजेंसी लगवा देती है, प्रेसिडेंशियल रूल लगवा देती है ना? लगवा करके पूरा का पूरा कंट्रोल किसके हाथ में चला जाता है? प्रेज़िडेंट के हाथ में चला जाता है। और प्रेज़िडेंट किसकी बात मानते हैं? पीएम की बात मानते हैं। यानी कि देखा जाए तो डायरेक्ट या इनडायरेक्ट तौर पर जो सेंट्रल गवर्नमेंट में जो गवर्नमेंट फंक्शन कर रही होती है, काम कर रही होती है, डायरेक्टली तौर पे उसी का कंट्रोल हो जाता है स्टेट गवर्नमेंट पे। और जैसे ही स्टेट गवर्नमेंट में इमरजेंसी डिक्लेयर होगा, प्रेसिडेंशियल रूल डिक्लेयर होगा, उसकी लेजिस्लेटिव असेंबली और सारे के सारे एमएलए, ठीक है, काम करना बंद कर देंगे। वो डिसॉल्व हो जाएँगे, अपने आप डिसॉल्व हो जाएँगे और पूरा का पूरा कंट्रोल आ जाएगा प्रेसिडेंट के ऊपर। ठीक है? और प्रेज़िडेंट बात किसकी मानते हैं? पीएम की मानते हैं। ठीक? तो यही बात यहाँ पर दिया हुआ है कि कभी-कभी क्या होता है ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट वुड ऑफ़न मिसयूज़ द कॉन्स्टिट्यूशन टू डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट दैट वेयर कंट्रोल द राइवल पार्टी। यानी कि किसी स्टेट में राइवल पार्टी काम कर रही होती है, जैसे बंगाल का एग्ज़ाम्पल ले लेते हैं। टीएमसी गवर्नमेंट वहाँ पे काम करती है, तृणमूल कांग्रेस काम करती है, ठीक ना? तो वो पार्टी तो सेंट्रल गवर्नमेंट में नहीं है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में लिखे गए आर्टिकल, ठीक है, 352 का यूज़ करके, ठीक है, वो वहाँ पर इमरजेंसी डिक्लेयर करती है और करने के बाद क्या होता है कि पूरा का पूरा कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट अपने हाथ में ले लेता है। बस यही चीज़ यहाँ पर समझाई गई है। तो इस चीज़ से क्या होता है कि सेंटर और स्टेट इन दोनों के रिलेशन बर्बाद होने लगते हैं। जैसे कि स्टेट गवर्नमेंट को ये लगता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ज़बरदस्ती उनसे कोई भी रूल फ़ॉलो करवा रहा है, ठीक है? तब जा कर के इनके रिलेशन बिगड़ने शुरू होते हैं। तो इस चीज़ को सुधारने के लिए क्या किया जाता है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ अरेंजमेंट्स किए गए हैं। वो आपको मैं समझाऊँगा एक अलग स्लाइड की हेल्प से, ठीक है? अब उस स्लाइड को देखते हैं बच्चों, यहाँ पर देखो। चलो, सेंटर स्टेट रिलेशन में, ठीक है, 2 बातों का ख़्याल रखा जाता है। सबसे पहला है लेजिस्लेटिव रिलेशन, ठीक है? यानी कि नियम कानून जैसे बनेंगे, ठीक है? कौन बनाएगा, किस तरह से कौन कंट्रोल करेगा, इसका डिसीज़न पहले लिया जाता है। दूसरा होता है एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन कि स्टेट गवर्नमेंट किस तरह से अपने स्टेट को गवर्न करेगी, इस बात की। अगला है आपका फाइनेंशियल रिलेशन और चौथा है ट्रेंड इन द सेंटर स्टेट रिलेशन,
ठीक है? तो इसको समझते हैं कि करके, तो जो लेजिस्लेटिव रिलेशन है ना, इसका मतलब हो जाता है कि अगर मान लो कि ये बिहार है, ठीक है? और ये है आपका उत्तर प्रदेश, ठीक? इनके दोनों के बाउंड्री डिसाइड है, ये बिहार वाला पार्ट है, ये यूपी वाला पार्ट है। तो बिहार गवर्नमेंट अगर ये बोल रही है कि हम अपने यहाँ पर वाइन को, ठीक है, बैन कर रहे हैं, तो इसका इम्पैक्ट यूपी में नहीं दिखना चाहिए, क्योंकि बिहार की अपनी एरियाज़ फिक्स हैं। अगर वो अपने स्टेट में वाइन बैन करवाना चाहता है, तो वो बस अपने बाउंड्री लाइन के अंदर ही इसे फॉलो करवाएगा। वो ये नहीं बोलेगा कि यूपी गवर्नमेंट आप भी छोड़ दीजिए। और ना ही तो सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोलेगा कि बिहार आप अपने स्टेट लिस्ट में आने वाले किसी भी टॉपिक का डिसीजन हम पे छोड़िए। वो स्टेट गवर्नमेंट के हाथ में रहेगा, वो किस तरह से वहाँ पर अपनी टेरिटरी के अंदर, ठीक है? ओके, किस तरह अपनी टेरिटरी के अंदर अपने स्टेट लेजिस्लेचर का यूज़ करते हैं और रूल को बनाते हैं। दूसरा है डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लेजिस्लेटिव सब्जेक्ट। अब यहाँ पर ये है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने क्या कर दिया है, स्टेट लिस्ट बनाया है और कॉन्करेंट लिस्ट बनाया है। जैसे ये डिसाइड होगा कि स्टेट लिस्ट में आने वाले सब्जेक्ट पर डिसीजन कौन लेगा, स्टेट गवर्नमेंट, और कॉन्करेंट में भी आने वाले टॉपिक्स पे डिसीजन कौन लेगा, सेंटर और स्टेट दोनों मिल करके। थर्ड देखते हैं बच्चों। थर्ड है आपका पार्लियामेंट्री लेजिस्लेशन इन द स्टेट फील्ड। अब ये बात आप ध्यान दीजिए कि सेंट्रल गवर्नमेंट में लोकसभा और राज्यसभा काम करती है ना? तो उसी तरीके से अपने रूल रेगुलेशन को बनाने के लिए स्टेट गवर्नमेंट भी अपने लेजिस्लेटिव असेंबली, ठीक है? लेजिस्लेटिव असेंबली बनाएगी और लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएगी। ठीक है? लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाएगी और लेजिस्लेटिव असेंबली बनाएगी और यही उसके लेजिस्लेचर का काम करेंगे। जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में लोकसभा है, ठीक है? वैसे ही यहाँ पर विधानसभा है और जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट में राज्यसभा है, वैसे ही यहाँ पर विधान परिषद है। क्लियर है ये चीज़? तो ये पावर दिया जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग कि आप एक फेडरल यूनिट हैं, आप एक फेडरल कंट्री हैं, तो आपको ये सारी पावर मिलनी चाहिए। अगला है बच्चा एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन, ठीक है? कि कौन कहाँ तक रूल करेगा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एग्जीक्यूटिव पावर, तो जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट में, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट में चीफ मिनिस्टर होते हैं। जिस तरह से सेंट्रल गवर्नमेंट में प्रेसिडेंट होते हैं, उसी तरह से स्टेट गवर्नमेंट में गवर्नर्स अपॉइंट किए जाते हैं। आई होप आपको क्लियर होगा। तो ये दोनों मिलकर देश चलाते हैं और ये दोनों मिलकर के स्टेट को चलाते हैं। अगला है ऑब्लिगेशन ऑफ स्टेट एंड सेंटर। इन केस मानते हैं किसी कंडीशन में सेंटर और स्टेट के बीच में डिस्प्यूट्स होते हैं, ठीक है? तो उन डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने का काम करेगा डायरेक्ट सुप्रीम कोर्ट, ठीक है? थर्ड ये है सेंटर्स डायरेक्शन टू द स्टेट। अब मान लेते हैं कि कभी-कभार ना स्टेट भटक जाते हैं अपने रास्तों से। जैसे कुछ स्टेट्स हैं ना जो चाइना की बाउंड्री को टच करते हैं और अक्सर चाइना उन बाउंड्री वाले स्टेट्स पे, ठीक है? कुछ बेनिफिट्स देता है, कुछ खाने की सामानें पहुँचाता है, कुछ फ़ायदे पहुँचाता है, ठीक है? जैसे कि वो स्टेट का झुकाव जो होता है, फ़ेवर जो होता है, वो दूसरे कंट्री की तरफ, ठीक है? वो चाइना की तरफ ज़्यादा होने लगता है, ठीक है? तो उस कंडीशन में सेंट्रल गवर्नमेंट ये बोलता है कि हम डायरेक्शन दिखाएँगे किसको? स्टेट गवर्नमेंट को। हम रास्ता दिखाएँगे अपने स्टेट को और उन स्टेट को रास्ते पे लाएँगे और अपने साथ अपनी यूनिटी, अपने फेडरल स्ट्रक्चर को सँभाल के चलेंगे। ठीक है? चलो, आगे बढ़ते हैं। आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा, नहीं समझ में आ रहा बच्चे कमेंट एक बार ज़रूर करिएगा आप लोग, ठीक है? ताकि मैं चीज़ों को और बेटर तरीके से एक्सप्लेन कर सकूँ। ये पहली वीडियो नहीं है, ध्यान देना, ये आखिरी वीडियो भी नहीं है, ठीक है? अब ध्यान दो इस पे कि इसके बाद भी मैं वीडियो बनाता रहूँगा, एक ही टॉपिक पे, एक ही चैप्टर पे बहुत सारे वीडियो आएँगे, ठीक है? आप उसको देखिए, समझिए और एन्जॉय करिए। अगला है फाइनेंशियल रिलेशन, ठीक है? क्या होता है फाइनेंशियल रिलेशन? कि जैसे क्या होता है ना कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास में ज़्यादा लिस्ट है, लिस्ट में ज़्यादा टॉपिक हैं, ठीक है? यूनियन लिस्ट में, स्टेट गवर्नमेंट के पास में थोड़े कम है। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जब पैसे कमाता है तो वो कुछ पॉकेट मनी के तौर पे या कुछ पार्ट उस पैसे का स्टेट गवर्नमेंट को देता है, ठीक है? खर्च चलाने के लिए। तो वही होता है फाइनेंशियल रिलेशन, ठीक है?
चलो, तो आई होप आपको ये पूरा का पूरा स्लाइड क्लियर होगा बच्चों। आगे देखते हैं। हुँ, चलो, अब यहाँ पर एक वर्ड आया है कोलिशन गवर्नमेंट। क्या होता है कोलिशन गवर्नमेंट? ठीक? तो कोलिशन गवर्नमेंट का मतलब होता है, आप यहाँ से समझ सकते हैं कोलिशन गवर्नमेंट। वीडियो को पॉज़ करके ना इसको लिख लेना आप लोग। देखो, व्हाट इज़ अ कोलिशन गवर्नमेंट? अ कोलिशन गवर्नमेंट इज़ व्हेन सेवरल पॉलिटिकल पार्टी कोऑपरेटेड reducing the dominance of any one party. The usual reason for this is that no party on its own can achieve majority in the parliament. ठीक, तो इसको समझाने के लिए पहले मुझे थोड़ा सा पार्लियामेंट्री सिस्टम समझाना पड़ेगा आपको। जैसे कि लोकसभा में टोटल सीट कितने हैं? 543, है ना? 543 में जो मेजोरिटी है वो कितने प्रूफ होती है? 272 पे। इसका फॉर्मूला है 50% प्लस 1। मान लेते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को अकेले 272 सीट्स नहीं मिलती, इसका मतलब है वो अपनी गवर्नमेंट नहीं बना सकता है। तो इस कंडीशन में क्या होगा ना, मान लेते हैं किसी पॉलिटिकल पार्टी को 270 वोट मिले हैं, 270 वोट मिले हैं, और कोई एक ऐसा पॉलिटिकल पार्टी है जिसको मिले हैं 20 वोट्स। ठीक, तो वो दोनों क्या करेंगे ना, आपस में मिल जाएंगे और मिल करके उनकी टोटल सीट हो जाएगी 290, है ना? और तब जा करके वो गवर्नमेंट बनाएंगे, और उसी कॉलिएशन को, उसी गठजोड़ को, गठबंधन को बोला जाता है गठबंधन सरकार, जिसे इंग्लिश में बोला जाता है कॉलिएशन गवर्नमेंट। क्लियर है ना? जैसे कि यहाँ पर ये स्लाइड देखो, ये दिख रहा है ना? अब ये गठबंधन है, ठीक? यहाँ पर देखो बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टी क्या करती हैं, आपस में मिलती हैं और मिल कर के क्या बनाती हैं, अपनी गवर्नमेंट बनाती हैं सेंटर में, है ना? तो ये एक बहुत ही बढ़िया एग्जांपल है, किसका? कोलिशन गवर्नमेंट का, कि इसमें सारे पॉलिटिकल पार्टी इस तरह से मिलते हैं आपस में और मिल करके एक कड़ी बनाते हैं, एक गवर्नमेंट बनाते हैं, दैट्स कॉल्ड कोलिशन गवर्नमेंट। अब सीधा चलते हैं बच्चों हम लोग किस पे? देखा जाए। हुँ, अब सीधा चलते हैं डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया। थोड़ा-सा ये पिक्चर समझ लेते हैं, है ना? सेंट्रल स्टेट रिलेशन को समझना है तो। मज़ेदार पिक्चर है ना? हुँ, देखो, इन्हें तो आप पहचान रहे होंगे, ठीक है? इन्हें आप पहचान रहे होंगे, बहुत बढ़िया से इंदिरा गांधी हैं ये, बाल से ही पता चल रहा है, इनके स्टाइल से ही पता चल रहा है। और सारे स्टेट, ये देखो, पावर ऑफ द स्टेट्स, बाँट कौन रहा है? सेंट्रल गवर्नमेंट। और लेने के लिए कौन खड़ा है? केरला है यहाँ पर, ठीक है? मद्रास है यहाँ पर, उड़ीसा है यहाँ पर, बंगाल है यहाँ पर, बिहार है यहाँ पर। यानी कि लाइन लगा करके, और यहाँ यूपी लाइन लगा के सारे कंट्री, सॉरी, सारे के सारे स्टेट खड़े हैं, ठीक? क्या करने के लिए? पावर को लेने के लिए। किससे ले रहे हैं? सेंट्रल गवर्नमेंट से। यानी कि सेंट्रल गवर्नमेंट जिसे चाहेगी उसे ही उस पावर को डिस्ट्रीब्यूट करेगी। तो एक बात बताओ, मान लो कि सेंट्रल गवर्नमेंट में उस समय पर कांग्रेस की गवर्नमेंट थी, तो कांग्रेस उसी स्टेट को ज़्यादा पावर देगी, ठीक है? जहाँ पर कांग्रेस की गवर्नमेंट होगी, ठीक है? तो यही चीज़ ना सेंटर और स्टेट के रिलेशन को खराब करती है। जब सेंट्रल गवर्नमेंट ये सोचने लगती है कि स्टेट में भी उसकी ही गवर्नमेंट बनेगी तब। और ये है आपका कोलिशन गवर्नमेंट, गठबंधन सरकार। ये कोलिशन गवर्नमेंट हो गई, ठीक है? उसके ऊपर बैठा है ये बीजेपी, बैठे हुए हैं ना? बीजेपी ने अपनी कुर्सी बनाने के लिए, यानी कि अपनी गवर्नमेंट बनाने के लिए, ठीक है? इन लोगों की मदद ली है। ठीक है? ये एक पॉलिटिकल पार्टी, दूसरी पॉलिटिकल पार्टी, तीसरी पॉलिटिकल पार्टी, चौथी, 5वीं, छठी, है ना? इन सबको मिला कर के उसने एक गवर्नमेंट बनाया, ठीक है? और उस गवर्नमेंट में उसने अपनी कोलिशन गवर्नमेंट को शामिल करके, ठीक है? अपनी पोस्ट को बना लिया, जिसमें पीएम बनाए जाते हैं किस पार्टी के? बीजेपी के। आज भी तो वही है ना? एनडीए, यही तो कोलिशन गवर्नमेंट है हमारी, ठीक है? चलो, इसमें देखते हैं। This led this led to a new culture of power sharing and respect for the autonomy of state government.
This trend was supported by a major judgment of Supreme Court that made it difficult for central government to dismiss state government in any arbitrary manner. ठीक है? तो इसका मतलब हो जाता है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन इस बात को समझता था कि कई बार ना दल-बदल होता था। दल-बदल का मतलब है कि कोई पॉलिटिकल पार्टी विधायकों को, सांसदों को खरीद लेती थी। तो इस तरह से ना कई बार अनस्टेबिलिटी बनी रहती थी पॉलिटिकल पार्टी में। तो कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या किया, उसमें रिफ़ॉर्म करके, ठीक है? सुप्रीम कोर्ट ने कुछ लॉज़ बनाए, कुछ कॉन्स्टिट्यूशन को रिफ़ॉर्म किया गया, उसके बाद ये बोल दिया गया कि कोई भी आदमी अगर अपनी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ कर के किसी और पॉलिटिकल पार्टी को जॉइन करता है इलेक्शन के बाद, ठीक है? तब उसका पूरा का पूरा, ठीक है? जो भी उसका पोस्ट होगा, चाहे वो एमपी हो, एमएलए हो, ठीक है? वो छीन लिया जाएगा और इलेक्शन से भी बैन कर दिया जाएगा। है ना? ये चीज़ समझाई गई थी और ये चीज़ इसलिए की गई थी ताकि सेंटर और स्टेट के रिलेशन में कुछ स्टेबिलिटी लाई जा सके। चलो, आगे आते हैं बच्चों, हमारा लास्ट टॉपिक है आपका डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, है ना? डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया जल्दी से इसको समझते हैं, ठीक है? ऑनेस्टली हमने बहुत बार डिसेंट्रलाइजेशन को समझा है, ठीक है? और डिसेंट्रलाइजेशन को डिस्कस भी किया है हमने, है ना? तो डिसेंट्रलाइजेशन मैं सिंपल और शॉर्टकट में एकदम आपको बता देता हूँ, ठीक है? यहाँ देखिए इस चीज़ को। देखो, अब ये है हमारा डिसेंट्रलाइजेशन इन इंडिया, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट इन टॉप डाउन प्लानिंग। तो सबसे पहले जो आता है ना, वो होता है इंडिया, ठीक है? नेशनल, उसके बाद आता है स्टेट गवर्नमेंट, उसके बाद आता है डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट। तो ये जो 2 है ना बच्चा, ये जो 2 है, वो 1992 के पहले का था। तो क्या किया जाता है ना, 73 73 और 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में, जो कि होता है 1992 में, करके इंडिया के स्ट्रक्चर को, इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर को 2 लेवल से बना दिया जाता है 3 लेवल्स का, ठीक? तो इससे पहले यानी कि 1992 से पहले क्या था कि इंडिया में सिर्फ एक सेंट्रल गवर्नमेंट था और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट था। उसके बाद 1992 के बाद में क्या किया गया कि तीसरा लेवल डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को फॉर्म किया गया। तो डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट को जब फॉर्म किया गया ना, तो उसने डिस्ट्रिक्ट्स को 2 लेवल्स में डिवाइड किया। एक रूरल एरिया के लिए गवर्नमेंट सिस्टम बनाया और दूसरा अर्बन एरियाज़ के लिए बनाया। तो जो रूरल एरिया के लिए बनाया था, उसमें था जिला परिषद के नीचे पंचायत समिति के नीचे ग्राम पंचायत के नीचे ग्राम सभा और ग्रास रूट यूनिट, जिसे हम लोग वार्ड सदस्य बोलते हैं। लेकिन शहरों के लिए उन्होंने बनाया म्युनिसिपैलिटी, ठीक है? म्युनिसिपल कॉर्पोरेशंस, उसके नीचे आता है वार्ड, काउंसिल और ग्रास रूट यूनिट। क्लियर होगा? तो हमने जब पावर का डिसेंट्रलाइजेशन किया ना, तो हमने पावर को बाँटा, सेंटर से निकाल कर के कहाँ पर? स्टेट गवर्नमेंट्स में, है ना? तो थोड़ा-सा इसको और मैं समझाता हूँ आपको। यहाँ पर देखो, मैं कुछ इमेजेस बना रहा हूँ बच्चों, ध्यान से देखना है यहाँ पर। जो बच्चे स्कूल में, कोचिंग में मुझसे पढ़े हैं, उन्हें पता है कि मैं क्या बना रहा हूँ। हाँ, जो बच्चे नए हैं, उनके लिए ये ज़रूरी है। अब इसमें से एक है सेंट्रलाइजेशन और दूसरा है डिसेंट्रलाइजेशन। तो पावर कहाँ पर एक जगह हो रही है जमा, यहाँ पर, तो दैट्स कॉल्ड सेंट्रलाइजेशन। और पावर सेंटर से निकल करके इन जगहों पर फैलाई जा रही है। एरो देख रहे हो ना किधर है? दैट्स कॉल्ड डिसेंट्रलाइजेशन, ठीक? तो यहाँ तक क्लियर होगा। और इसी डिसेंट्रलाइजेशन में हमने इस वाले इमेज को समझा कि पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट से निकाल करके, ठीक है? पावर को सेंट्रल गवर्नमेंट से निकाल करके, ठीक है? उसके स्टेट गवर्नमेंट में डिवाइड किया, फिर डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में डिवाइड किया और डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट में भी 2 लेवल्स रखा, रूरल और अर्बन। तो आई होप यहाँ तक बच्चों क्लियर हो चुका होगा। अब देते हैं थोड़ा-सा इसकी major steps toward decentralization was taken in 1992. The constitution was amended to make the three-tier of democracy more powerful and effective. अब क्या किया गया ना कि 1992 में, ठीक है, डिसेंट्रलाइजेशन को और पावरफुल बनाने के लिए हमने किया कॉन्स्टिट्यूशन
अमेंडमेंट। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट का मतलब है कि जब भी कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ सुधार किया जाता है तो उस प्रोसेस को बोला जाता है कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। ठीक है? कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बोला जाता है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कब किया गया? 1992 में। तो वो कौन-सा कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था हमारा? तो वो था हमारा 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। क्लियर है ये चीज़? चलो, बहुत बढ़िया। अब समझते हैं हम थोड़ा-सा इस स्लाइड की हेल्प से, ठीक है? 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में क्या-क्या चीज़ें की गई? तो यहाँ पर दिख रहा होगा आपको 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में सबसे पहला किया गया ग्राम सभा को बनाया गया, 3 टियर का स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन किया गया। तो 3 टियर के स्ट्रक्चर के फॉर्मेशन में आता है विलेज, इंटरमीडिएट एंड डिस्ट्रिक्ट लेवल। ये देखो, हमने डिस्ट्रिक्ट्स को बनाया, हमने इंटरमीडिएट को बनाया, हमने विलेजेस को बनाया। उसके बाद रेगुलर इलेक्शंस करवाएँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है? स्टेट गवर्नमेंट अब उसके साथ-साथ लोकल गवर्नमेंट में भी हर 5 साल में इलेक्शंस करवाए जाएँगे, ताकि जिला परिषद, वार्ड, मुखिया, ठीक है? पंचायत इन सब में 5-5 साल पर इलेक्शंस होता रहे और टाइम टू टाइम उनके जो रिप्रेजेंटेटिव हैं वो चेंज होते रहे। उसके साथ क्या किया हमने? रिज़र्वेशन प्रोवाइड किया, ठीक है? किनको-किनको? एससी, एसटी एंड वुमेन्स को। तो वुमेन्स को हमने लोकल बॉडीज़ के इलेक्शन में 1/3 सीट रिज़र्व रखा कि अगर टोटल 100 सीट हैं तो उनमें से 33 सीट्स पर सिर्फ वुमेन्स ही आएँगी और दूसरा कोई आएगा नहीं। लास्ट क्या किया हमने? स्टेट इलेक्शन कमीशन का फॉर्मेशन किया और स्टेट इलेक्शन कमीशन का काम था सिर्फ लोकल बॉडीज के इलेक्शंस में, ठीक है, पार्टिसिपेट करना। ठीक है, तो इंडिया में अब दो इलेक्शन कमीशन थे, एक थी आपकी सेंट्रल इलेक्शन कमीशन और दूसरा था स्टेट इलेक्शन कमीशन और दोनों अपने हिसाब से इंडिपेंडेंट थे। ठीक है, ना ही तो ये बड़ा था और ना ही तो ये छोटा था, दोनों इक्वल थे और दोनों के अपने अलग अलग ज्यूरिडिक्शन थे। अगला है स्टेट फाइनेंस कमीशन, ठीक है? कि ये बोला गया कि स्टेट अगर पैसे कमाता है तो वो अपने पैसों को पंचायतों को भी बाँटेगा, ठीक? तो इसे आप लिख लो एक बार, मैं इरेज़ कर दे रहा हूँ, इसे उतार लो, ठीक है? या स्क्रीनशॉट ले लो, ये फ़ायदा करेगा, ठीक है? 73th अमेंडमेंट को समझने में, जो लाया गया था इंडिया के फेडरल स्ट्रक्चर को और मजबूत करने के लिए सेंटर से पावर स्टेट और स्टेट से पावर लोकल बॉडीज में डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए, ठीक है? चलो बहुत बढ़िया, ये भी खत्म है बच्चा। चलो अब देख लेते हैं बुक वाला क्या सीन है। बुक में वही चीज़ दिया गया है, अगेन थर्ड बॉडी को बनाया गया, ठीक है? सीट को रिजर्व करवाया गया किसके लिए? एससी, एसटी एंड बैकवर्ड क्लास के लिए। वुमेन्स के लिए 1/3 सीट रिजर्व किया गया। एक इंडिपेंडेंट स्टेट इलेक्शन कमीशन का फॉर्मेशन किया गया और चौथा ये है कि स्टेट गवर्नमेंट को ये ऑर्डर दिया गया कि आपके जो भी रेवेन्यू के सोर्सेज हैं और आप जितने भी पैसे कमाते हैं उस पैसों को आप लोकल बॉडी के साथ शेयर करिएगा, ठीक है ना? अब यहाँ पर थोड़ा सा है Rural local government is popularly known by name Panchayati Raj. Each village or a group of village in some state has a gram panchayat, है ना? अब लोकल बॉडीज को जाना गया रूरल एरियाज में क्या? पंचायती राज सिस्टम के नाम से और पंचायती राज सिस्टम बन के मिला था बहुत सारे ग्राम पंचायतों से, ठीक है ना? दिस इज अ काउंसिल consisting of several ward members, often called Panch and the President or Sarpanch. ठीक है? They are directly elected by all the adult population living in a ward or village. It is the decision making body for the entire village. है ना? एक चीज और मैं समझाता हूँ, ध्यान से सुनना है यहाँ पर, इस चीज को समझना, ठीक है? मैं एकदम ऊपर से लेकर के नीचे तक एक स्ट्रक्चर बना रहा हूँ जिसमें हम सेंट्रल गवर्नमेंट से लेकर के हम एकदम नीचे, यहाँ पर मान लीजिए आप हो और आपका घर है, ठीक है? तो हम वहाँ तक पहुँचते हैं। सबसे पहले क्या है? सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना? उसके नीचे क्या है? स्टेट गवर्नमेंट। तो यहाँ तक तो 1992 के पहले तक था। इसके नीचे वाला जो फॉर्मेशन हुआ है वो 1992 के बाद हुआ है 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में।
तो बना लोकल गवर्नमेंट, लोकल में किस में डिवाइड हुआ? डिस्ट्रिक्ट्स में, डिस्ट्रिक्ट्स को तोड़ा गया 2 पार्ट में, एक रूरल्स के लिए, एक अर्बन के लिए, ठीक है? तो रूरल के लिए बनाया गया जिला परिषद, ठीक है? 1 मिनट, आपको थोड़ा-सा और नीचे खसका देते हैं, जिला परिषद, जिला के नीचे ब्लॉक, ब्लॉक के नीचे पंचायत, पंचायत के नीचे ग्राम पंचायत और ग्राम पंचायत के नीचे वार्ड, वार्ड, ठीक है? अब वार्ड बनता है 3-4 मोहल्लों को मिला कर के, ठीक है? और ऐसे बहुत सारे मोहल्लों को मिला कर के बनता है ग्राम पंचायत, बहुत सारे ग्राम पंचायत को मिला के बनता है पंचायत, बहुत सारे पंचायत को मिला के बनता है ब्लॉक, बहुत सारे ब्लॉक को मिला के बनता है डिस्ट्रिक्ट और बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट को मिला के बनता है स्टेट और बहुत सारे स्टेट को मिला के बनता है सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना? तो देख रहे हो, एकदम जो गवर्नेंस है वो एकदम ग्राउंड लेवल यानी कि आपके घर तक आई है। यहीं पे अर्बन एरियाज़ के लिए हमने म्युनिसिपैलिटी बनाया, ठीक है? नगर निगम, नगर परिषद का फ़ॉर्मेशन किया है और ये नीचे वाला जितना भी बॉडी मैंने अभी समझाया है, वो सब आया था 1992 के 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट में। क्लियर है? जो कि आया था कब? 1992 में। याद रहेगा बच्चों? चलो, अगला है, यहाँ पर देखो द पंचायत वर्क अंडर द ओवरऑल सुपरविजन ऑफ ग्राम सभा, ठीक है? All the voters in the village are its member. It has to meet at least twice or thrice in a year. यानी कि ग्राम पंचायत के जितने भी मेंबर्स हैं उनको साल में 2 से 3 बार आपस में मिलना होता है, मीटिंग करना होता है। To approve the annual budget of the ग्राम पंचायत किस चीज़ के लिए? ग्राम पंचायत के एनुअल बजट के लिए, ध्यान रखना। वो साल में 2 से 3 बार मिलते हैं, किस चीज़ के लिए? ग्राम पंचायत के एनुअल बजट डिसाइड करने के लिए। कि उस ग्राम पंचायत को चलाने में 1 साल में कितना पैसा लगेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट आखिरकार, ठीक है, 1 फरवरी को बजट अनाउंस करती है, बजट पेश करती है। उसी तरीके से पंचायत भी साल में 2 से 3 बार मिलते हैं, किस चीज़ को करने के लिए? अपना एनुअल बजट डिसाइड करने के लिए, कि रोड बनाने में कितना लगेगा, नाली बनाने में कितना लगेगा, स्कूल में कितना खर्चा आएगा, समथिंग ऐसा कुछ। आगे देखते हैं एंड टू रिव्यू द परफॉर्मेंस ऑफ द ग्राम पंचायत, ठीक है? और ग्राम पंचायत के परफॉर्मेंस को रिव्यू करने के लिए आते हैं यहाँ पर द लोकल गवर्नमेंट स्ट्रक्चर गोज राइट अप टू द डिस्ट्रिक्ट लेवल अ फ्यू ग्राम पंचायत आर ग्रुप टुगेदर टू फॉर्म व्हाट इज यूजुअली कॉल्ड अ पंचायत समिति और ब्लॉक और मंडल, ठीक? तो यहाँ पर अब इसके ऊपर थोड़ा बढ़ते हैं तो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ना हमने बना करके रखा है, ठीक है? ग्राम पंचायतों का एक ग्रुप बना करके रखा है जो कहलाता है पंचायत समिति या ब्लॉक या मंडल। मैंने बताया ना अभी आपको वो पूरे स्ट्रक्चर में थोड़ी देर पहले। सेम वही चीज़ है, ब्लॉक, ब्लॉक के नीचे पंचायत, पंचायत के नीचे ग्राम पंचायत, ग्राम पंचायत के नीचे वार्ड सदस्य। क्लियर है? आगे द मेंबर ऑफ दिस रिप्रेजेंटेटिव बॉडी आर इलेक्टेड बाय द पंचायत मेंबर इन दैट एरिया ऑल द पंचायत समिति और मंडल्स इन अ डिस्ट्रिक्ट टुगेदर कॉन्स्टिट्यूट कॉन्स्टिट्यूट द जिला यानी कि डिस्ट्रिक्ट परिषद यानी कि जिला परिषद मोस्ट मेंबर ऑफ द जिला परिषद आर इलेक्टेड मेंबर ऑफ द लोक सभा एंड एमएलएस of the district and some other officers अदर डिस्ट्रिक्ट लेवल बॉडी आर आल्सो इट्स मेंबर, ठीक? तो जो जिला परिषद के मेंबर्स होते हैं सेम वो होते हैं एमपी और एमएलए का ग्रुप होता है, ठीक है? और वही उसी डिस्ट्रिक्ट के लिए डिसीजन लेने का काम करते हैं, ठीक ना? सिमिलरली हम आते हैं अर्बन एरियाज के लिए लोकल गवर्नमेंट बॉडी एग्जिस्ट फॉर अर्बन एरियाज वहाँ होती है म्युनिसिपैलिटी आर सेट अप इन टाउन यानी कि म्युनिसिपैलिटी को बनाया जाता है किनके लिए? शहरों के लिए, बड़े-बड़े शहरों के लिए और म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन उन्हीं शहरों की देखभाल करने के लिए बनाया जाता है। बोथ म्युनिसिपैलिटी एंड म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आर कंट्रोल्ड बाय इलेक्शन बॉडी कंसिस्टिंग ऑफ पीपल रिप्रेजेंटेटिव, ठीक है? म्युनिसिपल चेयरपर्सन इन द पॉलिटिकल हेड ऑफ द म्युनिसिपैलिटी और यहाँ का जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सॉरी जो म्युनिसिपल चेयरपर्सन होता है जिसे हम लोग मेयर भी बोलते हैं, है ना? वो मेयर क्या करता है? पूरे के पूरे म्युनिसिपैलिटी को संभालने का काम करता है, ठीक? यहाँ पर देखो इन म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन सच एज ऑफिसर इज कॉल्ड मेयर। आगे बच्चों सेम चीज है,
जो मैंने आपको समझाया है। तो ओवरऑल ये पूरा का पूरा चैप्टर बच्चा खत्म होता है और आई होप आपको समझ में आया हो, ठीक है? इन चीज़ों को पढ़िए, ध्यान से पढ़िए और मैं जैसे एग्ज़ाम सामने आएगा इन सब पर इनके पी वाई क्यू सॉल्व करवाना शुरू करूँगा।